शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। जी हाँ, आपके पसंदीदा जी बिजनेस की एंटी अवार्ड्स 2023 में धूम रही और जी बिजनेस को 5 कैटेगरीज में अवार्ड्स मिले हैं। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने ये अवार्ड्स रिसीव किए हैं। बजट शाइनिंग इंडिया को बेस्ट प्रोमो की कैटेगरी में अवार्ड मिला। बिजनेस स्पेशल प्रोग्राम कैटेगरी में वेल्थ क्रिएशन वीक शो को अवार्ड मिला। बिजनेस टॉक शो कैटेगरी में न्यूज पर व्यूज को अवार्ड मिला और टेक इनोवेशन में न्यूज टेलीविजन में बजट मेटावर्स को सम्मान मिला। और शाम की पाली का प्राइम टाइम शो और आपका फेवरेट इंडिया 360 को मिला है डेली न्यूज बुलेटिन में अवार्ड। जी हाँ, ये बहुत खास है क्योंकि हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी की लीडरशिप में हम बिजनेस कैटेगरी में हर दिशा में नंबर 1 हैं, लेकिन पोस्ट मार्केट में आपने जो प्यार और भरोसा जताया है उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं और ये वादा करते हैं कि आगे भी आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी सर की लीडरशिप में हमने निवेश और फाइनेंशियल समझ को, फाइनेंशियल समझदारी को, निवेशक की जागरूकता को घर घर पहुंचाने की कोशिश की और अब हम साफ सुथरी और रिसर्च बेस्ड न्यूज पहुंचाने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और इंडिया 360 है देश का सबसे साफ सुथरा और रिसर्च बेस्ड शो जहां हम कोई हो हल्ला, कोई लाग लपेट की बात नहीं करते। आप तक लाते हैं न्यूज, वो भी सही रूप में रिसर्च के बाद। और इसीलिए हम कहते हैं ना कि ये न्यूज का अपडेटेड वर्जन है। इसीलिए थैंक यू जी बिजनेस के दर्शकों और जैसा अनिल सर कहते हैं जी बिजनेस की एक्सटेंडेड फैमिली, थैंक यू सो मच। और आइए अब देख लेते हैं हमेशा की तरह आज न्यूज इन फोकस। तो न्यूज इन फोकस में आज बात होगी खबर स्टोरी की, जहां हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड का मिनी पैक। जी हां, 250 रुपए से एसआईपी की का शुरुआत होगी म्यूचुअल फंड की। बहुत सारे ऐसे हैं म्यूचुअल फंड जो 100 रुपए की भी एसआईपी देते हैं, लेकिन बहुत मुट्ठी भर हैं। दिक्कत यह है अब सेबी बात कर रहा है म्यूचुअल फंड कंपनीज के साथ ताकि सब के सब म्यूचुअल फंड्स अब 100-250 रुपए के हो जाएं, उससे कम की कैटेगरी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। क्या ये पूरी खबर और सेबी का 250 प्लान क्या है बताएंगे आज विस्तार से। इसके अलावा आज बड़ा दिन, बाजार ने एक और रिकॉर्ड बनाया है। क्या है ये रिकॉर्ड और लगातार जो बाजार रिकॉर्ड बना रहा है उस पर क्या है राय जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी की, ये भी आपको बताएंगे आगे आज न्यूज इन फोकस में। इसके अलावा आज अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम फैसला आ चुका है। सही बताया है सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को, साथ ही साथ चुनाव कराने की बात भी कही है। तो क्या है आज इस पूरे मुद्दे पर खास लब्बो-लुबाब क्या है ये बताएंगे न्यूज इन फोकस में। और साथ ही साथ कम दाम में न्यू ईयर का प्लान। जी हाँ, आपके फायदे की बात हम करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि फेस्टिव सीजन आ चुका है एक बार फिर से, क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर तक का। लेकिन अगर आप प्लानिंग करने से चूक गए हैं और चाहते हैं कि कम दाम में, बड़े किफायती दाम में हो जाए हमारी भी प्लानिंग क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर की, तो बिल्कुल रहिए हमारे साथ न्यूज 360 में, इंडिया 360 में हमारे साथ, जहां पर आज हम आपको न्यूज इन फोकस के जरिए बताएंगे आपके लिए ये सारी काम की बातें। और टॉप स्टोरीज के बारे में हम तो बात करेंगे। साथ ही साथ आज का पोल आपके लिए रखा है हमने। हमारी पोल लाइंस जो है वो खुल चुकी हैं, आपको सोशल मीडिया पर जाना है और पोल में भाग लेना है। लेकिन पोल क्या है, सवाल क्या है आज का, ये आपको सबसे पहले बताएं। देखिए, हमारा सवाल सीधा सीधा है, जैसा हमने आपको आज भी बताया। कवर स्टोरी में हम पूछ रहे हैं कि अगर सभी म्यूचुअल फंड्स में 250 रुपए वाली एसआईपी आ जाए, आई एम श्योर सबको मालूम होगा कि कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं जो देते हैं कम रुपए में एसआईपी की सहूलियत, लेकिन सब नहीं देते। और इसीलिए सेबी कह रहा है कि साहब सब में आ जाए तो मजा आ जाए, हम बात कर रहे हैं। तो यही सवाल है हमारा आपसे, सभी म्यूचुअल फंड्स में अगर 250 रुपए वाली एसआईपी आ जाए तो क्या बाजार में आम लोगों की भागीदारी बढ़ेगी? हाँ या ना में आपको देना है जवाब। इंडिया 360 के तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाकर ये पोल पर आप अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। अगर आपने दिया बहुत ही बढ़िया मजेदार कॉमेंट तो हम आपके कमेंट को शो में शामिल भी करेंगे आगे, इसलिए आपको पूरा शो देखना है। क्या पता आपका नाम भी आज हमारे शो का हिस्सा बन जाए और हाँ या ना में आपको जवाब जरूर देना है। अब फटाफट अंदाज में देख लेते हैं टॉप न्यूज में वो तमाम खबरें जो सुबह से लेकर शाम तक छाई रही सुर्खियों में। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर चल रही छापेमारी को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। छापेमारी के बाद अब पूछताछ का दौर शुरू हो चुका है। इनकम टैक्स विभाग अब अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ करेगी। साथ ही
बौद्ध डिस्टिलरीज के प्रमोटर को भी नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। पिछले 6 दिनों से ओडिशा, झारखंड, कोलकाता में चल रही इनकम टैक्स की छापेमारी से कई सारे सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से 350 करोड़ रुपए से ज्यादा के कैश की बरामदगी हुई है। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा लोकसभा सदस्यता रद्द करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं। उन्होंने याचिका दायर कर अपने खिलाफ एथिक्स कमेटी की सिफारिश और उसके बाद लोकसभा से प्रस्ताव पारित होने को गलत बताया। पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में महुआ की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने अपनी जांच में पाया था कि महुआ मोइत्रा ने बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी को पार्लियामेंट्री लॉगिन आईडी पासवर्ड दिए। एथिक्स कमेटी ने पाया कि महुआ को लॉगिन आईडी पासवर्ड देने के बदले में हीरानंदानी के जरिए कैश और गिफ्ट्स भी मिले। दिल्ली शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह की न्यायिक हिरासत को फिर बढ़ा दिया है। कोर्ट ने 21 दिसंबर तक के लिए संजय सिंह की न्यायिक हिरासत बढ़ाई है। संजय सिंह ने दिल्ली शराब नीति मामले में अपनी गिरफ्तारी को गलत बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी नेता से निचली अदालत में जमानत का प्रयास करने के लिए कहा है। उधर शराब नीति घोटाला मामले में ही दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को भी राहत नहीं मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जेल में बंद मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 10 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी है। कोर्ट ईडी को अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने की अनुमति दे चुका है और मामले को 10 जनवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर चुका है। इससे पहले 21 नवंबर को शराब घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 11 दिसंबर तक बढ़ा दी थी। उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने कहा है कि सरकार को उम्मीद है कि जनवरी तक प्याज की कीमतें घटकर 40 रुपए प्रति किलोग्राम से नीचे आ जाएंगी। सरकार ने प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी को देखते हुए अगले साल मार्च तक प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार बफर स्टॉक से अब प्याज की बिक्री जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि निर्यात प्रतिबंध से किसानों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। प्याज के बाद लहसुन के दाम में भी आग लगी है। रिटेल मार्केट में लहसुन के दाम 300 से 400 रुपए किलो तक पहुंच चुके हैं। एक महीने में लहसुन के दाम करीब दोगुने हुए हैं। महीने भर पहले रिटेल भाव 200 से 250 रुपए प्रति किलो था। इस साल लहसुन की फसल खराब होने की वजह से भाव बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक थोक बाजार में लहसुन की आवक कम हो गई है। पहले हर दिन 25 से 30 वाहन लहसुन के आते थे, लेकिन अब केवल 15 से 20 गाड़ियां ही आ रही हैं। और आइए अब शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। निवेश की बात आती है तो सबसे सेफ और बेहतर विकल्प म्यूचुअल फंड्स को माना जाता है, लेकिन एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए 500 रुपए से कम का विकल्प कुछ ही कंपनियां देती हैं। ऐसे में सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच ने छोटे निवेशकों को बड़ी खुशखबरी देने की कोशिश की है। कम से कम संकेत ऐसे दिए हैं। उन्होंने बताया कि वो म्यूचुअल फंड्स के साथ 250 रुपए से एसआईपी शुरू करने के विकल्पों पर काम कर रही हैं। आज हम सेबी के इस नए प्लान का विश्लेषण करेंगे, जानेंगे कि म्यूचुअल फंड में निवेश अगर 250 या इससे भी नीचे का होने लगे तो कैसे देश में निवेश का माहौल बदल सकता है और कैसे इस कदम से हम म्यूचुअल फंड को जन निवेश का माध्यम बना सकते हैं। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे इसका 360 डिग्री विश्लेषण। निवेश के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ी है। जी बिजनेस भी समय समय पर निवेश को लेकर लोगों को जागरूक करता आया है। ऐसे में लोग म्यूचुअल फंड को निवेश का एक अच्छा विकल्प मान रहे हैं। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के मुताबिक 30 नवंबर 2023 तक की इंडस्ट्री 50 ट्रिलियन के करीब पहुंच गई है। एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश का दायरा बढ़ाने और इसे आम जनता तक पहुंचाने के लिए सेबी ने बड़ा प्लान तैयार किया है। इसके लिए सेबी म्यूचुअल फंड में निवेश की सीमा को घटाकर 250 रुपए तक लाना चाहती है। अगर ऐसा हो जाता है तो छोटे से छोटा निवेशक भी आसानी से हर महीने एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए निवेश की यात्रा शुरू कर सकते हैं। सेबी प्रमुख पुरी के मुताबिक म्यूचुअल फंड में छोटे निवेश प्लान हर व्यक्ति को फाइनेंशियल सिस्टम से जोड़ने में बहुत अहम रोल निभाएंगे। इससे भारतीय इक्विटी मार्केट की भी ग्रोथ बढ़ेगी। इसलिए सेबी म्यूचुअल फंड चलाने वाली कंपनियों के साथ 250 रुपए में एसआईपी की शुरुआत करने की बात कह रही है। इसके लिए सेबी ने हर संभव मदद करने की बात भी कही है।
हालांकि कुछ म्यूचुअल फंड 100 रुपए से भी निवेश करने का मौका देते हैं, मगर उसमें ऑप्शन इतने कम है कि उसे लोकप्रिय नहीं बनाया जा सका है। फिलहाल सबसे छोटा SIP 500 रुपए का है। इसके अलावा सेबी एक नया एसेट क्लास बनाने जा रही है, जिसमें हाई रिस्क इन्वेस्टर को मौका मिलेगा। एक अनुमान के मुताबिक भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए म्यूचुअल फंड में निवेश को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री बढ़ रही है, उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में म्यूचुअल फंड का अहम योगदान होगा। ऐसे में अब छोटे निवेशकों को म्यूचुअल फंड से जोड़ने का 250 रुपए वाला प्लान बेहद अहम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और क्यों म्यूचुअल फंड जरूरी हो गया है इंडिया को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में, शेयर मार्केट के साथ ये क्यों अहम है, इस पर हम आगे भी बात करेंगे और कुछ हमारी रिसर्च भी है इस पे, वो भी हम आपके बीच में लेकर आएंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ विजय मंत्री सर जुड़ चुके हैं, को फाउंडर हैं JRL मनी के। विजय सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, सेबी का प्रस्ताव है कि 250 रुपए वाली SIP में सभी स्कीम के लिए लाई जाए। कुछ कुछ में है, लेकिन उसका दायरा सीमित है। अब सबके लिए वो लाने पर प्रयास कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स कंपनी से बात भी कर रहे हैं। सर, आपका व्यू इस पर क्या है? मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा स्टेप है, क्योंकि अगर इंडिया की ग्रोथ हो रही है तो एक आम आदमी को ग्रोथ में पार्टिसिपेट करने का, इन्वेस्टमेंट में पार्टिसिपेट करने का म्यूचुअल फंड से अच्छा विकल्प नहीं है। और म्यूचुअल फंड एक्चुअली आम आदमी का ही प्रोडक्ट होना चाहिए। बड़े लोग, रुतबे वाले लोग, पैसे वाले लोग तो व्यापार से, सैलरी से, कहीं से पैसा बना सकते हैं, लेकिन आम आदमी के लिए बहुत अच्छा माध्यम है। और म्यूचुअल फंड ही ऐसा प्रोडक्ट है कि जहां आपने 100 रुपए की एप्लीकेशन दी और किसी ने 100 करोड़ की एप्लीकेशन दी, तो दोनों को सेम डे की एनएवी मिलेगी। और किसी ने 1 साल बाद पैसा निकाला, 100 रुपए निकाला या 100 करोड़ रुपए निकाला, तो दोनों का परफॉर्मेंस आइडेंटिकल रहेगा। तो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट करने का एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। और दूसरा, सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट के अंदर कोई भी VIP दर्शन नहीं है, एवरीबडी इज इक्वल। मुझे नहीं लगता कि इंडिया में ऐसा कोई भी ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट या बाकी जिंदगी में जहां सब लोग एक समान हो। तो अगर इसको सेबी 500 रुपए से 250 रुपए करता है और 100 रुपए भी लाना चाहता है, तो मैं सेबी को कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूं और मैं जी बिजनेस को भी कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूं कि आपने एक आम आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दे को उठाया है। थैंक यू सो मच सर। बुच मैम ने एक साइकोलॉजी की बात करी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से शैम्पू में एक छोटा 50 पैसे का 1 रुपए का सैशे आ गया था, तो उससे पूरा एक मास साइकोलॉजी में हमने परिवर्तन देखा। इसको आप इंडियन जो निवेशक है सर, उसके सेंटिमेंट से किस तरह से साइकोलॉजिकली कितना इंपॉर्टेंट होगा उसके लिए, क्योंकि हमने नाम आज रखा है म्यूचुअल फंड का मिनी पैक। नहीं, ये बहुत अच्छा है। देखो, मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा है, अफोर्डेबिलिटी पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा है। और क्या होता है कि कभी कभी किसी इन्वेस्टर को लगता है कि मुझे, गरीब आदमी जिसको मुझे लगता है मुझे इन्वेस्ट करना है, लेकिन शायद वो 500 रुपए रिस्क नहीं करना चाहता। ऐसा नहीं कि उसकी कैपेसिटी नहीं है, लेकिन शायद वो रिस्क नहीं करना चाहता। तो अगर छोटा अमाउंट रहा तो वो अफोर्ड कर सकता है। बट मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोलता हूँ बॉस, की इंडिया में जो गरीब लोग है ना, उनका नेटिव इंटेलिजेंस इतना परिपक्व है कि आपको जान के सरप्राइज होगा। जिस दिन इंडिया यूक्रेन का क्राइसिस हुआ, यूक्रेन रशिया का क्राइसिस हुआ, निफ्टी 4.25% के आसपास गिरा। उसी दिन मैंने अपनी बिल्डिंग के अंदर सिक्योरिटी गार्ड, सफाई कर्मचारी, मालियों की बैठक की और उनको मैंने बोला कि क्यों म्यूचुअल फंड करना चाहिए। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उनको कोई इनसे मतलब नहीं है। उन्होंने बोला, सर प्रोडक्ट अच्छा है, हमको समझ में आ रहा है म्यूचुअल फंड, हम इसको सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, लेकिन हमको मालूम नहीं था किस तरह इन्वेस्ट करते हैं। आपने हमको बताया तो हम इन्वेस्ट किया, उनमें काफी लोगों ने इन्वेस्ट किया। क्या बात। तो अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई। तो मुझे लगता है कि जो नेटिव इंटेलिजेंस इंडियन जो नीचे के तबके के लोगों का है, वो बहुत ही साउंड है, वो बेवकूफ नहीं बनेंगे। एब्सोल्युटली सर, बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने दिया। और इनफैक्ट ये परिवर्तन हम देख रहे हैं, बीते कुछ सालों में हम देख रहे हैं, खासतौर से कोविड के बाद ये पूरी ग्रोथ स्टोरी जो है हम ये जी बिजनेस पर शेयर भी कर रहे हैं। और आप जैसे एक्सपर्ट्स के साथ हम लोगों ने खुद महसूस किया है कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं। आज हमारे पास स्टूडियो में सर, जब हम आपसे बात कर रहे हैं, 5-5 अवार्ड्स रखे हुए हैं। ये सारी कहानी सबकी है, ये एक तरफा कहानी नहीं है, ये संवाद 2 तरफा है, सबके लिए फायदे की बात हो रही है। लेकिन सर, फिर कहा यह भी जाता है कि इस
उसमें लागत किस तरह की रखी जानी चाहिए ताकि ये इंडस्ट्री ने, निवेशक के लिए तो ये वायबल होगा, अच्छा रहेगा, लेकिन इंडस्ट्री के लिए भी थोड़ा सा वायबल रहे, तो लागत किस तरह की हो सकती, ठीक है या कुछ परिवर्तन? देखिए, इंडस्ट्री के पास बहुत बड़ा पैसा है। आप 50 लाख करोड़ के ऊपर इन्वेस्टर एजुकेशन में 0.02% आप अलग पैसा निकालते हो, तो वो करीब 1000 करोड़ के आसपास आपका सालाना बजट है। तो ये कॉस्ट फैक्टर नहीं है। आज की तारीख में जैसे पहले इंडिया कोई मेडल जीतता नहीं था तो बोलता है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते वेरियस थिंग। आज इंडिया में इतना पैसा है तो वो बात ही नहीं है। और आप गेमिंग देखो ना, गेमिंग में कितने लोग गेमिंग करते हैं और एक गरीब आदमी भी गेमिंग करता है और वहां पैसे का नुकसान ही होता है, लेकिन फिर भी करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अफोर्डेबिलिटी बड़ा इशू है। अगर इन्वेस्टर एजुकेशन फंड का जो पैसा है उसके लिए रेगुलेटर बोले कि जो आप 200 रुपए, 250 रुपए, 100 रुपए वाली एसआईपी लेके आ रहे हैं, उसके ऊपर जो लागत है वो आप इससे फंड कर सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को कोई तकलीफ होगी। वैल्यूएशन बढ़ेगा, बिकॉज अगर आप बॉटम अप पिरामिड से अगर आप कस्टमर को लेके आते हो, और वो लोग जनरली ज्यादा लंबे समय तक टिकते हैं। लेकिन इसमें 2-3 चीजें और मेरे हिसाब से देखनी चाहिए कि इन प्रोडक्ट के अंदर थोड़ा लॉक इन रखने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है कि आम इंसान हाईएस्ट रिटर्न देख के पैसा डाले, बाद में उसको डिसअपॉइंटमेंट हो और वो पैसा निकाल ले। क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर टेम्पररी लॉस ऑफ कैपिटल तो होता है, लेकिन परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल कभी नहीं होता है। तो अगर थोड़ा लॉक इन रख लिया जाए, और जैसे एनपीएस के अंदर या पीपीएफ के अंदर है कि सर्टेन कंडीशंस में आप पैसा निकाल सकते हो, जैसे मेडिकल इमरजेंसी हो गया या बच्चे की एजुकेशन है, अगर वो थोड़ा रखे तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा मेरे हिसाब से कारगर सिद्ध होगा कि आप 5 साल का लॉक इन रखें, 3 साल का लॉक इन रखें, तो आदमी को थोड़ा पेशेंस से ऑटोमेट, जैसे इंश्योरेंस के अंदर आप पैसा निकाल ही नहीं सकते। और मैं एक छोटे शहर में था थोड़े दिनों पहले जी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वह जो सफाई कर्मचारी है, जो जो माली है, जो एक सड़क को मेंटेन करते हैं, उनकी एक कॉलोनी है, उसके अंदर हर घर के अंदर इंश्योरेंस बिका हुआ है, लेकिन म्यूचुअल फंड नहीं पहुंचा हुआ, जबकि म्यूचुअल फंड का रिटर्न इंश्योरेंस के रिटर्न के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा अच्छा आता है। तो ये एक स्टेप सही है। अभी इंडस्ट्री को भी आगे आना चाहिए, रेगुलेटर को सजेशन देना चाहिए, लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ा इनेबलर है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, जो घर घर जाके इस प्रोडक्ट को पॉपुलर किया है। मुझे लगता है रेगुलेटर को उसको भी थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए कि इस प्रोडक्ट को हम कैसे इनकरेज करें कि एमएफडी जाके इस प्रोडक्ट को गांव-गांव, शहर-शहर, घर-घर में जाके इसको पॉपुलराइज करे। वो एब्सोल्युटली, एम्फी ने बहुत कोशिश करी, बड़ी कामयाब भी हुई। हम सब ने देखा म्यूचुअल फंड अगर आप किसी को बोलेंगे तो आगे से आवाज़ आती है कि सही है, लेकिन सही के साथ साथ ये अफोर्डेबल भी है। उस कहानी में अगर ये कहानी जुड़ जाए तो फिर क्या बात है। हमने आज हमने पोल भी रखा था सर अपने दर्शकों के लिए, और हमने सीधे सीधे अपने दर्शकों से पूछा था कि अगर ये कदम उठाया जाता है, 250 वाली एसआईपी अगर आ गई तो फिर इसका क्या फ़ायदा होगा, क्या ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। तो देखिए आप, शानदार हमारे पास जो रिजल्ट्स आए हैं, सभी म्यूचुअल फंड्स में अगर 250 रुपए वाली एसआईपी आ जाए तो क्या बाजार में आम लोगों की भागीदारी बढ़ेगी, ये था हमारा सवाल। और 82% लोगों ने, यानी कि मेजॉरिटी लोगों ने जो है वो हाँ में जवाब दिया है। 18% सिर्फ ऐसे लोग हैं जिनको नहीं में ये जवाब देना था, जिनको लगता है कि नहीं बढ़ेगी, लेकिन मेजॉरिटी एकदम एक तरफा आप कह सकते हैं इसे, लोग मानते हैं कि ये अगर इस लेवल तक आ गया, एंट्री लेवल ये मिल गया, तो शानदार तरीके से भागीदारी बढ़ेगी। और हमने जैसा वादा किया था अपने उन दर्शकों के, हम कमेंट्स को भी इंक्लूड करेंगे अपने शो में, तो वो सबसे मज़ेदार कमेंट्स कौन है या सबसे बढ़िया कमेंट्स कौन है, ये भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखाते हैं। और इन्वेस्टमेंट विद पीके ये कह रहे हैं कि बात सिर्फ 250 की एसआईपी लॉन्च करने की नहीं है, निवेशकों को गोल्ड बेस्ड इन्वेस्टमेंट करने की ओर भी ध्यान देना चाहिए, और म्यूचुअल फंड कंपनियों को इस बारे में जागरूकता वाले कार्यक्रम और चलाने चाहिए। तो ये एक तरह से और उन्होंने एडिशन किया है, और ये कह रहे हैं कि म्यूचुअल फंड कंपनीज को भी इस पर और जागरूकता वाले कार्यक्रम चलाने चाहिए। तो ये है इन्वेस्टमेंट विद पीके साहब का जवाब। और साथ ही साथ मनीष जैन साहब का भी एक हमें फेसबुक पे शानदार सा एक रिएक्शन आया है। ये कह रहे हैं जब कटिंग चाय हो सकती है तो कटिंग सिप भी हो सकती है, क्या दिक्कत है। तो ये इस तरह के मज़ेदार जवाब आप लोगों के, जिसमें सजेशंस भी हैं और भी हैं, बहुत सारे मज़ेदार जवाब आए हैं। बट ये रहा हमारा वादा जो हम आपसे किया था, और ये 2 लोगों के कमेंट हमने शामिल किए हैं। मंत्री सर वापस आपके पास आना चाहेंगे, और अब सवाल यही हो जाता है कि इम्पॉर्टेंट कितना ये हो जाता है, क्योंकि
एक सर मैं पर्टिकुलरली आपका हमारे दर्शकों के लिए सलाह ये चाहूंगा कि इस तरह के एसआईपी का निवेश क्या डेट में ज्यादा रखा जाना चाहिए सर, या इक्विटी में रखा जाना चाहिए, ताकि वो सेफ्टी एक नेट हमेशा बना रहे? नहीं, एक्चुअली मेरे हिसाब से ज्यादा इक्विटी में, हाइब्रिड में होना चाहिए, क्योंकि एक जो आम गरीब आदमी है उसके ऊपर महंगाई की मार बहुत ज्यादा पड़ती है। तो महंगाई का एक बहुत ही एंटीडोट है, मतलब वो एसआईपी है, जो कि आप इक्विटी में पार्टिसिपेट करते हो। और इक्विटी इज द ओनली एसेट कैटेगरी विद वेरी ट्रांसपेरेंट तरीके से आपको कैपिटल प्रोटेक्शन देती है लॉन्ग टर्म में, बिकॉज उसका रिटर्न इन्फ्लेशन से ज्यादा होता है। तो एक तो ये बात ध्यान रखनी चाहिए। दूसरा, जब भी कोई व्यक्ति बोलता है कि हमने गोल्ड में पैसा बनाया या रियल एस्टेट में पैसा बनाया, बड़ा पैसा बनाया, तो एक्चुअली रियल एस्टेट या गोल्ड ने उनको रिटर्न नहीं दिया, होल्डिंग पीरियड ने रिटर्न दिया। आप मजबूरी में रियल एस्टेट में बैठे रहे, मजबूरी में आप गोल्ड में बैठे रहे, इसलिए आपका रिटर्न बना। इक्विटी में अगर वही उसी तरह का मानसिकता आ जाए कि हम गोल्ड को नहीं बेचना है। आज इक्विटी की हालत क्या हो गई भारत के अंदर म्यूचुअल फंड की, कि जैसे घर में एक लड़का होता था, पहले एक लड़की होती थी, तो घर में जरा से भी तंगी होती तो लड़की की स्कूल बंद करा दो जी, लड़का तो जाता रहेगा। लड़की को दूध पीना बंद करा दो, लड़के को दूध पिलाते रहो। तो जब भी कोई फाइनेंशियल जरा से भी कुछ चीज होती है, तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड को रिडीम करो। वो गर्ल चाइल्ड जैसी सिचुएशन हो गई है। लेकिन भारत में गर्ल चाइल्ड के प्रति लोगों का रुझाव पूरा बदल चुका है, और हमारे के लिए बड़ी खुशी की बात है कि वहां बदल चुका है। तो इन्वेस्टमेंट का गर्ल चाइल्ड एसआईपी है। सर एक आखिरी सवाल सर, हालांकि इस पर आपने अपनी राय मोटी मोटी पहले ही दे दी है, लेकिन थोड़ा सा स्पेसिफिक होके, क्योंकि हम बाजार की बात कर रहे हैं, हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की बार बार बात करते हैं सर, कितना पोटेंशियल है सर इस आइडिया में हाउस होल्ड सेविंग्स जो है उसको चैनलाइज करने के लिए? बहुत बड़ा है सर। देखिए, आप गेमिंग देख लीजिए ना, कितना इंस्टेंट सक्सेस हुआ। आप देखिए 142 करोड़ की पॉपुलेशन है, 10 करोड़ तो लोग ट्रेडिंग करते हैं बैठ के, जो एफ एंड ओ के अकाउंट खुले हुए हैं। और म्यूचुअल फंड के अंदर यूनिक इन्वेस्टर खाली 4 करोड़ ही है। बैंक एफडी के अंदर नंबर ऑफ कस्टमर देखिए, या आप रिटेल आरडी के अंदर देखिए, पोस्टल प्रोडक्ट के अंदर पैसा देखिए कितना बड़ा जा रहा है। तो बहुत बड़ा। और अगर आप जेन्युइनली भारत के लोगों का भला करना चाहते हो, खासकर गरीब तबके का, तो उनको इक्विटी में पार्टिसिपेट कराओ, बिकॉज इक्विटी पार्टिसिपेशन इज ओनिंग द बिजनेस। तो अगर मैं मुकेश अंबानी के सड़क घर के बाहर सड़क साफ कर रहा हूं, लेकिन मैंने म्यूचुअल फंड में पैसा डाला है, तो मुकेश अंबानी जैसी 50-100 कंपनियों का मैं पार्ट हिस्सेदार बन गया। तो वो कनेक्टिविटी आपको इक्विटी देता है। एब्सोल्युटली सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही आसान भाषा में आपने इस पूरे इश्यू को डीक्लटर किया और ब्रेक डाउन किया हमारे दर्शकों के लिए। थैंक यू सो मच सर। आप हमेशा म्यूचुअल फंड से रिलेटेड बहुत ही अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक लाते रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी हम आपसे बातचीत करते रहेंगे। थैंक यू सर। ये थी हमारी आज की कवर स्टोरी, और आइए दिन भर के बिजनेस जगत से जुड़ी हुई खबरें फटाफट अंदाज में देख लेते हैं। एचएएल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 4 देशों को हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट एक्सपोर्ट कर सकती है। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक ये डील 70,000 करोड़ रुपए में हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक जिन देशों से डील होने की संभावना है उसमें शामिल है अर्जेंटीना, इजिप्ट, नाइजीरिया और फिलीपींस। कंपनी ने जी बिजनेस के ईमेल का हालांकि जवाब नहीं दिया है। एलआईसी को तेलंगाना सरकार की ओर से 183 करोड़ रुपए से ज्यादा का जीएसटी डिमांड नोटिस मिला है। कंपनी की ओर से स्टॉक मार्केट को दी गई सूचना में कहा गया है कि नोटिस में एलआईसी से ब्याज और जुर्माना समेत 183 करोड़ रुपए की डिमांड की गई है। एलआईसी के मुताबिक ये नोटिस वित्त वर्ष 2017-18 के लिए है। एक अन्य फाइलिंग में एलआईसी ने शेयर बाजार को बताया कि कंपनी के बोर्ड ने एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजर में 25 करोड़ रुपए डालने के लिए मंजूरी दे दी है। ये निवेश प्रेफरेंशियल बेसिस होगा। टाटा पावर की सब्सिडियरी कंपनी टाटा पावर ईवी चार्जिंग सॉल्यूशंस लिमिटेड ने आईओसी से हाथ मिलाया है। समझौते के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए देश भर में 500 चार्जिंग स्टेशन पॉइंट लगाए जाएंगे। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि इसके तहत फास्ट और अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। ये ईवी चार्जिंग पॉइंट्स मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, अहमदाबाद, पुणे और कोच्चि जैसे प्रमुख शहरों के साथ साथ मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, सरेम कोच्चि हाईवे जैसे प्रमुख राजमार्गों पर भी स्थापित किए जाएंगे।
ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने मौजूदा वित्त वर्ष में अब तक ईटीएफ में 27,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने आज ये जानकारी संसद में दी। उन्होंने बताया कि अप्रैल से अक्टूबर तक ईपीएफओ ने ईटीएफ में 27,105 करोड़ रुपए का निवेश किया है। पिछले वित्त वर्ष के दौरान ईपीएफओ ने ईटीएफ में कुल 53,000 करोड़ रुपए का निवेश किया। मार्केट रेगुलेटर सेबी 250 रुपए से एसआईपी शुरू करने के प्लान पर काम कर रही है और एक कार्यक्रम में सेबी के चेयरपर्सन माधवीपुरी बुश ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस बारे में म्यूचुअल फंड हाउसेस से बात चल रही है। माधवीपुरी बुश ने कहा कि म्यूचुअल फंड हाउसेस के साथ मिलकर ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हर महीने 250 रुपए से एसआईपी में निवेश की सुविधा किस तरह से शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि ये उसी तरह से होगा जिस तरह से एचयूएल ने शैम्पू के सेशन के साथ किया था। छोटा सेशन निकाला था और काफी कामयाबी मिली। इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा। रिजर्व बैंक ने आम लोगों को कहा है कि वो लोन माफी के झूठे और भ्रमित करने वाले विज्ञापनों से सावधान रहें। आरबीआई ने कहा कि गैर कानूनी तरीके से चलाए जा रहे अभियान और विज्ञापनों के झांसे में आने पर लोगों को भारी फाइनेंशियल नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। आरबीआई ने लोगों से अपील की है कि ऐसे ऑफर देने वालों या फिर अभियान चलाने वालों के खिलाफ पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई जाए। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि लोग बगैर किसी अथॉरिटी के कर्ज माफी का सर्टिफिकेट दे रहे हैं और सर्विस चार्ज वसूल रहे हैं। देश के लाखों ट्रक ड्राइवर्स का सफर सुविधाजनक होने वाला है। परिवहन मंत्रालय ने ट्रकों के केबिन में एयर कंडीशनर लगाने के फैसले को मंजूरी दे दी है। इस नियम को 1 अक्टूबर 2025 से लागू किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि 1 अक्टूबर 2025 को या उसके बाद निर्मित N2 और N3 श्रेणी के ट्रक्स के केबिन में एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगाया जाएगा। जुलाई में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि यह निर्णय ट्रक ड्राइवर्स के लिए आरामदायक और काम करने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। काइनेटिक ग्रीन ने अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया है। काइनेटिक जुलू कंपनी का चौथा मॉडल है और इसे 94,990 रुपए के एक शोरूम कीमत में लॉन्च किया गया है। जुलू ई स्कूटर में लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया गया है। कंपनी का दावा है कि ये एक बार फुल चार्ज करने पर 104 किलोमीटर चल सकता है। इसकी टॉप स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। बैटरी को आधे घंटे में 80% तक चार्ज किया जा सकता है। काइनेटिक के स्कूटर का मुकाबला ओला S1X से होगा। स्कूटर की डिलीवरी अगले साल जनवरी से शुरू होगी। और इस वक्त एथेनॉल को लेकर एक एक्सक्लूसिव जानकारी आ रही है। क्या है ये पूरी खबर? तरुण शर्मा मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। बताइए तरुण, क्या जानकारी है? बिल्कुल बताना चाहूंगा, ये जो खबर है मक्का किसानों के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है, जहां एक और शुगर की किल्लत की वजह से एथेनॉल के प्रोडक्शन पर असर हो सकता है। इस वजह से सरकार ने एक नया प्लान बनाया है। सरकार ये चाह रही है कि मक्का से एथेनॉल को बढ़ावा मिल सके। इस वजह से उन्होंने अतिरिक्त 300 करोड़ का एक फंड देने की तैयारी करी है और ये जो 300 करोड़ का फंड है ये नाफेड और एनसीसीएफ को दिया जाएगा और वो किसानों से मक्का खरीदेंगे और मक्के का यूज एथेनॉल बनाने में किया जाएगा। क्योंकि 2025 तक जो 20% ब्लेंडिंग का जो टारगेट है उस टारगेट में कोई भी बदलाव ना हो, उस टारगेट को पा लिया जाए। इस वजह से मक्के की खेती और मक्के की खरीद को बढ़ावा देने का सरकार का प्लान है। और सरकार ने ये जो 300 करोड़ के फंड देने की जो बात है उसको काफी एडवांस स्टेज की ये डिस्कशन है। सरकार ने EFC, जिसे हम एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी कहते हैं, वहां तक अपनी फाइल को मूव कर दिया है कि जल्द से जल्द 300 करोड़ का भुगतान नाफेड और एनसीसीएफ को किया जाए। अब नाफेड और एनसीसीएफ को जो भुगतान किया जा रहा है उसका बड़ा रीजन ये है कि क्योंकि वो किसानों से खरीदेंगे और ऑलरेडी शुगर की किल्लत की वजह से जो मक्के के प्राइसेस हैं वो बढ़ने शुरू हो गए हैं। तो जो दोनों एजेंसीज को यदि कोई नुकसान होता है तो उस नुकसान की भरपाई के लिए 300 करोड़ का फंड रखा गया है। तो आने वाले समय में जो मक्का के किसान हैं उनके लिए एक अच्छा मौका होगा, क्योंकि अभी तक शुगर से ही एथेनॉल बनाया जा रहा था ज्यादातर और अब मक्के की तरफ फोकस सरकार का बड़ा है। इसी वजह से 300 करोड़ के अलग से एक फंड की तैयारी की जा रही है। एब्सोल्युटली 2025-26 तक 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य है
और अभी एथेनॉल आयात करने की स्थिति अभी तक तो नहीं पहुंचे, लेकिन सरकार लगातार नए नए कदम उठा रही है और इसी में जैसा बता रहे हैं मेरे सहयोगी तरुण कि अब मक्का पर फोकस बढ़ाया जाएगा। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए तरुण। आइए आगे बढ़ते हैं। पीडीलाइट कंपनी क्रूड के दाम गिरने का फायदा कंज्यूमर को दे सकती है। यही नहीं, रूरल डिमांड 6 महीने में बढ़ने की संभावना है। पीडीलाइट की एमडी भरतपुरी से बात की हमारी संवाददाता एकता सूरी ने। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आप भी सुनिए। सर, पहला सवाल ये कि क्योंकि क्रूड के प्राइसेस नीचे गए हैं, क्या इसका बेनिफिट कंज्यूमर्स को पास ऑन करेंगे? डेफिनेटली। देखिए, हमारा हर टाइम सोच ये है कि जब भी कोई कंज्यूमर को आप वैल्यू दे सकें तो देना चाहिए। अगर क्रूड के प्राइसेस और नीचे जाएंगे और वहाँ रहेंगे तो डेफिनेटली वी विल पास ऑन प्राइसेस बैक टू द कंज्यूमर। और सर, डिमांड किस तरह से देख रहे हैं रूरल और अर्बन दोनों में? देखिए, जहाँ तक कंस्ट्रक्शन जो होम इम्प्रूवमेंट सेक्टर है वहाँ डिमांड की वो इश्यूज नहीं है जो आप आज देख रही हैं कि जो एफएमसीजी की रूरल डिमांड में इशू है। देखो, अर्बन डिमांड की ना एफएमसीजी में ना होम इम्प्रूवमेंट में इशू है। अगर इशू थोड़ी रूरल डिमांड का है, पर लग रहा है कि भाई जब अब साइंस थोड़े जो ग्रीन शूट्स हैं वो दिख रहे हैं और होपफुली अगले 6 महीने में रूरल डिमांड भी उठ जाएगी। एंड सर, हाउ इज द डिमांड फॉर योर पेंट कैटेगरी प्रोडक्ट्स? देखिए, पेंट में तो हम बहुत छोटे प्लेयर हैं, अभी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, रेंज कंप्लीशन है, बट ओवरऑल देयरफॉर वी आर नॉट इंडिकेटिव ऑफ द मार्केट, बट ओवरऑल होम इम्प्रूवमेंट डिमांड रिमेन्स रोबस्ट। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के एमडी और सीईओ सुधीर सीतापति का कहना है कि फेस्टिव सीजन ठीक ठाक निकला है, रूरल डिमांड स्लो है, हालांकि छोटी पैकेजिंग का ज़्यादा डिमांड है। ये हमने आपको खबर सुनाई थी और इसके अलावा भी और कुछ खबरें हैं जो मार्केट से रिलेटेड हैं। साथ ही साथ पूरा जो ओवरऑल बाजार का हाल रहा है उसका भी आपको बता देते हैं। तो सोमवार को अगर बाजार की बात की जाए तो सोमवार को बाजार में तेजी वाला रुख कायम रहा। इंट्राडे में सेंसेक्स पहली बार 70,000 के पार निकल गया। अंत में सेंसेक्स 103 अंक चढ़कर 69,928 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी 28 अंक चढ़कर 20,997 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक 52 अंक चढ़कर 47,314 के लेवल पर बंद हुआ। और मार्केट में आज पूरा एक्शन बताएंगे आशीष चतुर्वेदी। देखिए, अच्छे संकेतों के चलते बहुत ही सीमित दायरे में पूरे दिन कारोबार देखने को मिला, लेकिन क्लोजिंग के लिहाज से अगर आप देखें तो अच्छी क्लोजिंग यहां पर देखने को मिली। निफ्टी में अगर आप देखें तो अच्छी खासी दिन के दौरान जो हाई तो 21,026 के करीब का था। बैंक निफ्टी हालांकि सपाट बंद हुआ और सेंसेक्स में भी अगर आप देखें तो ठीक ठाक गेंस के साथ यहां पर आपको क्लोजिंग देखने को मिली। निफ्टी के बढ़ने वाले स्टॉक्स की बात की जाए तो यूपीएल अल्ट्राटेक इन्होंने लीड किया, ओएनजीसी नेस्ले यहां पर भी खरीदारी देखने को मिली है। और गिरने वाले स्टॉक्स की बात की जाए तो सिप्ला, एक्सिस बैंक, बीपीसीएल, आयशर मोटर्स यहां पर आपको हल्की फुल्की 1 से 1.5% तक की गिरावट नजर आई। अन्य स्टॉक्स यहां पर देखिए, डॉक्टर रेड्डीज यूएसएफडीए के एक्शन के बाद 5% की गिरावट। सुब्रो से खबर भी हम आपको बताएंगे, 11% की तेजी। वोखाट में 14% का उछाल और बोर्ड मीट के चलते स्पाइसजेट यहां पर भी आप देखें 10% की बड़ी तेजी देखी गई। आईआरएफसी 7% चल गया। करोड़ वैश्य बैंक खरीदारी जीएमआर एयरपोर्ट्स में देखने को मिली और टीटागढ़ रेल सिस्टम यहां पर भी दिन के दौरान ब्रेकआउट देखने को मिला। लेकिन हाल ही की लिस्टिंग है एडा, यहां पर अगर आप देखें तो 20% का ऊपरी सर्किट आपको देखने को मिला। गांधा रॉयल सिमिलर टाइम पर आईपीओ आया था, यहां पर भी 10% के गेन्स देखने को मिले। डिक्सन टेक वायदा बाजार का स्टॉक है, 7% की बड़ी तेजी यहां पर आपको देखने को मिली। और रेडिको खैतान यहां पर भी आप देखें 6-6.5% के उछाल देखने को मिले। लेकिन एचबीसीएल 4.5% का कट। कैनफिन होम्स में गिरावट देखने को मिली। बीएसई 3% लुढ़का और डॉक्टर लाल पाथ लैब्स यहां पर भी अगर आप देखें तो 3% की गिरावट रही। ओवरऑल अगर आप देखें तो इंडेक्स रहा सुस्त, लेकिन स्टॉक्स में एक्शन था भरपूर। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के एमडी और सीईओ सुधीर सीतापति का कहना है कि फेस्टिव सीजन ठीक ठाक निकला है, रूरल डिमांड स्लो है, हालांकि छोटी पैकेजिंग की ज्यादा डिमांड है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। सर, पहला सवाल मेरा ये कि फेस्टिव सीजन से आप किस तरह की आपने वॉल्यूम ग्रोथ देखी है? फेस्टिव सीजन ठीक था इस बार। एग्जैक्ट वॉल्यूम नंबर्स तो नहीं बता सकते, बट ओवरऑल अगर मैं हमारे इंडस्ट्री कोलीग से बात करूं तो फेस्टिव सीजन तो ठीक ही था। ऑफ कोर्स लॉन्गर टर्म में थोड़ा सा रूरल डिमांड और एफएमसीजी का जो ग्रोथ है वो थोड़ा म्यूटेड है, और आज का कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ये है कि ये क्यों है और हम क्या करें इसके बारे में। और सर, अर्बन डिमांड आपको उसको लेकर आप क्या कहेंगे, और दोनों को बूस्ट करने के लिए इंडस्ट्री क्या सोच रही है? देखिए, अर्बन डिमांड में भी दो हिस्से हैं। जो हाई इनकम कंज्यूमर्स हैं,
हम सब के हिसाब से जब हम सब बैठे हैं तो जो ई कॉमर्स है, मॉडर्न ट्रेड हैं, जो 20-25% रिच कंज्यूमर्स हैं इंडिया में, वहाँ पे बहुत ग्रोथ दिखाई दे रहा है। जो बाकी रूरल पुअर और अर्बन पुअर और रूरल, वहाँ पे काफ़ी सारा स्लगिशनेस है। तो सर उसको बूस्ट करने का क्या आप सोच रहे हैं, किस तरह का इंडस्ट्री प्लान कर रही है? आज काफ़ी सारे अच्छे डिस्कशंस हुए और मेरे हिसाब से मैंने जो आज के प्रेजेंटेशन से मुझे जो समझ में आया, दो चीज़ें हैं। एक तो हमें प्रोडक्ट्स को अफोर्डेबल करना होगा, क्योंकि जो पुअर इनकम के कंज्यूमर्स हैं, इनकम काफ़ी प्रेशर में है। और दूसरा जो है, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन और रूरल डिस्ट्रीब्यूशन पे जोर देना पड़ेगा। जी, और जैसा हमने आपको बताया था, काइनेटिक ग्रीन ने अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया है। काइनेटिक जुलू अपनी ये कंपनी का जो है ये चौथा मॉडल है। इसे 94,990 रुपये में एक शोरूम कीमत पर लॉन्च किया गया है। कंपनी का दावा है कि एक बार में फुल चार्ज करने पर 104 किलोमीटर चल सकती है। इसकी खूबियां बता रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ पांडे। काइनेटिक ग्रीन ने आज अपनी नई ब्रांड आइडेंटिटी के साथ ही अपनी नई इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर लॉन्च कर दी है, जिसका नाम है जुलू। इस वक्त हम मौजूद हैं उसी बाइक के साथ और आपको विजुअल्स के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि ये जो बाइक है वो किस तरह से दिखती है। अगर इसके लाइट्स की बात की जाए तो ये गाड़ी आती है LED DRL लाइट्स के साथ, जहाँ पर हम देख पाएंगे कि कितनी बखूबी जो है इसकी लाइट्स देखने को मिल रही है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, स्टोरेज स्पेस की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है फ्रंट में स्टोरेज स्पेस जो है वो दिया गया है, ताकि आप अपना जो सामान है वो इसके अंदर रख सकें। साथ ही अगर आप ऑफिस गोवर हैं या कॉलेज गोवर है तो यहाँ पर एक अलग से जो है बैग हुक दिया गया है, ताकि आप अपनी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर कंफर्टेबली रख सके। अगर बात की जाए स्पीडोमीटर की तो इस बाइक में जो है हम देख पा रहे हैं कि डिजिटल स्पीडोमीटर दिया गया है, ताकि आप अपना स्पीड, डिस्टेंस और फ्यूल को आराम से मेजर कर सके। इसके अलावा बात करते हैं सीट की, तो यहाँ पर सीट के नीचे जो है अंडर सीट स्टोरेज जो है वो अलग से दिया गया है। साथ ही एक ग्राहकों को जो है एक अलग से यहाँ पर लाइट भी जो है इस स्टोरेज स्पेस में देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर आप कहीं अंधेरे में अपनी चीज़ें जो ढूंढते हैं उसमें आपको परेशानियों का सामना ना करना पड़े, इसके लिए यहाँ पर लाइट दी गई है। इसके अलावा अगर बात की जाए बैटरी की, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह से जो है बैटरी बॉक्स जो है वो बनाया गया है, ताकि आप देख सकें कि ये जो बैटरी बॉक्स है वो कैसे दिख सकती है। अगर बात करें वेरिएंट्स की, तो ये जो बाइक है ये करीब 6 अलग अलग कलर वेरिएंट्स में जो है वो आ रही है। इसके अलावा इसकी कीमत की बात करते हैं तो इस शोरूम प्राइस इसकी जो है वो 94,990 रुपीज़ जो है वो रखी गई है। कंपनी का मानना है कि इस गाड़ी को ग्राहकों का प्यार मिलेगा और ग्राहक आगे बढ़कर इसकी खरीदारी करेंगे। मुंबई से वीडियो जर्नलिस्ट नरसिंह के साथ सौरभ पांडे, जी मीडिया। और अब बात करते हैं जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर के बारे में, जिस पर मुहर लग चुकी है। कंपनियों को अब ट्रक ड्राइवर्स के केबिन में AC भी लगाना पड़ेगा। ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं कुशल। तो जी बिजनेस की खबर पर मोहर लगती हुई दिख रही है। कुछ दिन पहले जब हमने आपको बताया था कि यहाँ पर 2025 से काफ़ी सारे ट्रक्स में अलग अलग कैटेगरीज में जो ड्राइवर केबिन्स है उसमें AC लगना अनिवार्य हो जाएगा। तो अब ये सरकार की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है कि 1 अक्टूबर 2025 से सभी N2 और N3 ट्रक्स के लिए ड्राइवर केबिन्स में AC अनिवार्य हो जाएगा। इससे काफ़ी सारी कंपनियों को फायदा होने वाला है। मुख्यतः जो सबसे बड़ी बेनिफिशियरीज होने वाली है उसमें एक तो सुब्रोज है पहले, क्योंकि गाड़ियों, बस, ट्रक्स और साथ ही रेलवेज में यहाँ पर ये ऑलरेडी AC बनाती हैं और आगे चलकर इन्होंने ऑलरेडी इस पर N2 और N3 कैटेगरी के जो ट्रक्स हैं उसमें AC कैबिन्स AC लगाने के लिए यहाँ पर काम शुरू कर दिया है। कंपनी का मौजूदा AC फिटमेंट रेशियो भी देखेंगे तो 24% के आसपास का है और आगे चलकर तो ये 100% होने की उम्मीद लगाकर चल रहे हैं, क्योंकि इस चीज़ का बड़ा फायदा ये जो नोटिफिकेशन आता हुआ दिखा है सुब्रोस को ऑफकोर्स मिलता हुआ नजर आएगा। और इसी वजह से आप देखिए आज के दिन में यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तेजी बनती हुई नजर आई है। दूसरा स्टॉक है अंबर एंटरप्राइजेज, जहां पर बस और रेलवेज के लिए रूफ माउंटेड AC ऑलरेडी ये कंपनी बनाती है और आगे चलकर यहां पर इनका डाइवर्सिफिकेशन ट्रक्स वगैरह में भी हो सकता है। कुछ एक चुनिंदा कंपनियां हैं जो ये कमर्शियल व्हीकल्स, ये ट्रक्स बनाने वाली, जिसमें टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, आइशर मोटर्स जैसी कंपनियां हैं जिनको हो सकता है कि थोड़ा नुकसान होता हुआ दिखे, क्योंकि यहाँ पर उनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ने वाला है। बट आमतौर पर हम देखते आए हैं कि यहाँ पर ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में बढ़त रहती है वो पास ऑन कर दी जाती है। अब कितना पास ऑन होता है ये कहना तो मुश्किल है, बट ऑफ कोर्स यहाँ पर इससे जो फायदा होगा वो सुब्रोस और अंबर एंटरप्राइजेस को मुख्य तौर पर होता हुआ नजर आ सकता है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने ऐतिहासिक जो फैसला दिया है उसमें कई बातें स्पष्ट कर दी हैं। इसके मुताबिक अब 370 इतिहास के पन्नों में ऑफिशियली दर्ज तो हो ही गया है, लेकिन कश्मीर में विकास की गति और तेज हो जाएगी। 4 साल 4 महीने 6 दिन बाद अब 370 हटाए जाने पर सवाल करने वाले लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी और सबसे बड़ा जवाब दे दिया है। 16 दिनों तक चली सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने आर्टिकल 370 को हटाए जाने को पूरी तरह सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को राहत देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इसकी कोई आंतरिक संप्रभुता है ही नहीं। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख बनाने के फैसले की वैधता को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि राज्य में युद्ध की स्थिति के कारण अनुच्छेद 370 अंतरिम व्यवस्था थी। फैसले के बाद प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने भी खुशी जताते हुए प्रतिक्रिया दी है। पीएम मोदी ने कहा, आज का फैसला सिर्फ कानूनी फैसला नहीं है, ये आशा की किरण है, उज्जवल भविष्य का वादा है, एक मजबूत अधिक एकजुट भारत के निर्माण के हमारे सामूहिक संकल्प का प्रमाण है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपनी प्रतिक्रिया में कहा, धारा 370 हटने के बाद गरीबों और वंचितों के अधिकार बहाल हो गए हैं और अलगाववाद और पत्थरबाजी अब अतीत की बातें हो गई है। पूरा क्षेत्र अब मधुर संगीत और सांस्कृतिक पर्यटन से गूंजता है। एकता के बंधन मजबूत हुए हैं और भारत के साथ अखंडता मजबूत हुई है। एक बार फिर कहूँगा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमेशा हमारे देश का था और आगे भी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश देते हुए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल करने को भी कहा है, जबकि 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाने का भी निर्देश दिया है। हालांकि याचिकाकर्ताओं की दलीलें खारिज कर दी गयी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर से संविधान के आर्टिकल 370 को हटाने के लिए एक बिल को संसद में पेश किया था, जिसे मंजूरी मिलने के बाद आर्टिकल 370 निरस्त हो गया। दिल्ली से अरविंद सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। क्रिसमस और नए साल का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इस दौरान कई लोगों की ये दुविधा रहती है कि नया साल कहाँ मनाएं, कैसे मनाएं, और कई बार प्लानिंग जो होती है उसमें हो जाती है देर। सैर सपाटे का मजा किरकिरा भी हो जाता है। कई बार यात्रा की टिकटें, होटल्स महंगे हो जाते हैं। ऐसे में अगर प्लानिंग आपकी भी थोड़ा लेट हो गई है तो चिंता की कोई बात नहीं है। देखिए ये रिपोर्ट और समझिए नए ईयर का जो प्लान बनाना है आपको, वो सस्ते दामों में कैसे बनाना है। डासना का किला और सिटी फॉरेस्ट, हापुड़ के पास गढ़मुक्तेश्वर, गुरुग्राम के निकट सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कुछ ऐसी जगह हैं जहां जाना भी आसान है और 1-2 दिन के सैर सपाटा करके वापस लौटा जा सकता है। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तो दिल्ली से करीब 250 किलोमीटर दूर हिल स्टेशन लैंसडाउन घूमने फिरने का एक बेहतर विकल्प हो सकता है। वहीं कुदरती खूबसूरती देखनी हो तो ऋषिकेश और हरिद्वार भी सैर सपाटे के लिए बेहतर जगह है। इसके अलावा दिल्ली से करीब 500 किलोमीटर की दूरी पर बसा कसोल घूमने की एक अच्छी जगह है। ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। लेकिन जब भी घर से सैर सपाटे के लिए निकलें, कुछ खास बातों को ध्यान में रखें। हमेशा फर्स्ट एड साथ रखें। यात्रा में बेतरतीब खान पान से बचें। साथ में सैनिटाइजर और टिश्यू पेपर रखें। पूरी तरह से डिजिटल लेन देन पर निर्भर न रहें। अपने पास नगद पैसे जरूर रखें। अपने साथ केवल जरूरत का सामान रखें। अधिक लगेज यात्रा के आनंद को कम कर सकता है। ये कुछ ऐसे टिप्स हैं जो नए साल की सैर सपाटे की खुशियों को दोगुना कर देंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इंडिया 360 में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए और इंडिया 360 को ये जो अवार्ड मिला एक बार फिर, उसके लिए आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं। #ZEindia360 पर अपनी राय जरूर दीजिए। नमस्कार।